नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे चिकित्सकों की लापरवाही मासूम की जान पर बनाई। पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड अपने सौंदर्य, शुद्ध वातावरण, संस्कृति और लोक परंपरा के लिए शुरू से ही चर्चाओं में रहा है और सुंदर छटा बिखेरे उत्तराखंड में समय समय पर बदलाव लाने का कार्य सरकारों के माध्यम से होता रहा है। चाहे फिर बात शिक्षा, बिजली, पानी, पहाड़, जंगल, स्वास्थ्य की हो, किसी भी प्रकार से प्रदेश अचूका नहीं रहा है। किंतु सरकार तो भिन्न भिन्न योजनाओं के जरिए आम नागरिकों को लाभ देने का काम करती है, पर कहीं न कहीं निचले स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों की नाकामियों के कारण आम नागरिकों के आक्रोश का सामना भी सरकारों को ही करना पड़ता है। ठीक कुछ ऐसा ही मामला बीते दिन पहले प्रदेश के बागेश्वर क्षेत्र में भी घटा था, जहां पर चिकित्सा से जुड़े कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक 1.5 साल के मासूम शुभम जोशी की जान चली गई। शुभम के पिता दिनेश चंद्र जोशी जी को जो कि भारतीय सेना के सैनिक हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं, उनके मुताबिक वो अपने बेटे के खराब स्वास्थ्य को लेकर उसकी जान बचाने के लिए 5 अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कहीं भी उनके बेटे को उत्तम उपचार नहीं मिला। उनके अनुसार शुभम का स्वास्थ्य जब अचानक ज्यादा बिगड़ने लगा तो परिवार वाले शुभम को ग्वालदम अस्पताल ले गए, लेकिन सुविधा न होने के चलते चिकित्सकों ने उसे बैजनाथ हॉस्पिटल में उपचार के लिए रेफर कर दिया। वहां भी कोई उपचार सही से नहीं हो पाया। परिजन शुभम को लेकर बागेश्वर के जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन शुभम के पिता की माने तो वहां के कर्मचारी, नर्स हंसी ठिठोलियों में लगे थे। डॉक्टर भी अपने कामों और मोबाइल फोन चलाने में बिजी थे। इमरजेंसी में भी इलाज नहीं मिला और वहां से भी परिजनों को हताश करके अल्मोड़ा में इलाज करवाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो तब हुआ जब बागेश्वर में करीब 2 घंटे तक कोई एम्बुलेंस सेवा ही नहीं मिल पाई। रात के लगभग 9:30 बजे एम्बुलेंस मिली। परिजन अल्मोड़ा पहुंचे और डॉक्टरों ने इलाज भी किया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते शुभम को हल्द्वानी के लिए वहां से आगे रेफर किया गया। हल्द्वानी में उपचार के लिए शुभम को वेंटिलेटर पर रखा गया। 16 जुलाई को डॉक्टर्स ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। सिस्टम की इस लापरवाही ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया है। मामले को जानते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कार्य पर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं इस मामले को लेकर कुमाऊं आयुक्त को जांच के आदेश भी दिए हैं। दोषियों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और क्या मासूम के परिजनों को इंसाफ मिलता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इस घटना की पूरे प्रदेश में चर्चा है, साथ ही राजनीति का भी मोड़ इस घटना ने ले लिया है। पक्ष विपक्ष सब बयानबाजियों से तर्क वितर्क कर रहे हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मासूम की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनता के विश्वास और जीवन की रक्षा में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। धाकड़धामी ने पूर्व में भी ऐसे कई लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक सैनिक को उसके बेटे के उपचार के लिए दर दर भटकना पड़ गया तो ऐसे में आम नागरिकों को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और बच्चा जो बीमार हुआ था, बीमार होने के जो ग्वालदम से उसको बैजनाथ के लिए ट्रांसफर किया गया, बैजनाथ से ट्रांसफर किया गया, उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफर किया गया। तो वहां पे जाने के बाद जैसे वो 6 बजे के समथिंग वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा था, तो वहां पे उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चला था। लेकिन वहां पे भी जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है सीरियस होता जा रहा है, तो इसको जो है हम अल्मोड़ा के लिए ट्रांसफर करते हैं, वहां इसका ट्रीटमेंट होगा आगे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल पहले ट्रांसफर हो चुका था। तो वहाँ पे जो है जब 7 बजे के समथिंग 7 नहीं बजे थे, उस वक्त जो है वहाँ पे आगे बच्चे को आगे के लिए रेफर किया गया। रेफर करने के बाद जो एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे कॉल किया गया 7 बजे के समथिंग। तो एम्बुलेंस के जो वहाँ पे ड्राइवर जो भी है, वहाँ पे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते कम से कम 8 बज गए। डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। और फिर मैंने उनको बोला सर ओके आपका काम नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे एम्बुलेंस आई नहीं है, या तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को सिविल एम्बुलेंस करके ले जाऊं या फिर अपनी गाड़ी से जैसे भी अपने पैसे से एम्बुलेंस करके अपने बच्चे को आगे लेके जाऊं,
तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं आप वहाँ पे जो है आपके इस केस को लेंगे नहीं, वहाँ पे कोई जो 108 सर्विस आएगी जो है वही लेके जाएगी। ठीक है, ऐसी वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए, तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो उसके बाद मैं 108 को कॉल करती हूँ, 108 को कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ 7 बजे के करीब 108 को मैंने कॉल करा। तो 108 का कॉल आया मुझे उसके बाद, तो 108 ने बोला मैम आ रहे हैं हम, अभी 7:30 बजे तक हम आ जाएंगे। कि मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम, और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ, ठीक है। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चमोली निवासी सैनिक के बेटे की बागेश्वर में मौत के मामले में केवल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ने इलाज में ही लापरवाही नहीं बरती, बल्कि इस मामले की जांच पर लीपापोती भी की गई। अब इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य सचिव ने जांच कमेटी गठित कर एसीएमओ, सीएमएस और डॉक्टरों को नोटिस जारी कर दिया है। मासूम की मौत के बाद धामी सरकार सख्त है, तो वहीं विपक्ष स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है। साथ ही मासूम की मौत पर विपक्ष ने इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात तक की है। इस बात को कह रहा हूं कि रेफर सेंटर बन के रह गए हैं अस्पताल। एक बार नहीं, दर्जनों बार मैं इस बात को कह चुका हूं। सरकार लगातार झूठ बोलते रही। पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की दुर्दशा है, चाहे वो कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के हों। इस समय आप केवल बागेश्वर की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हजूर 10 तारीख को जो दिनेश चंद जी का बच्चा मरा चमोली जनपद का, वो फौजी जो बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में देश की सेवा में लगा हुआ है, उसकी माँ, उस बच्चे की माँ और उसकी दादी, बूढ़ी दादी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते रहे। 5 अस्पतालों में उनको जाना पड़ा, एक ने दूसरे पे रेफर किया, दूसरे ने तीसरे पे। और जब इस तरीके से होते रहा, दिनेश चंद ने वहां के डीएम से बात की और डीएम ने जब तक एम्बुलेंस भेजी तब तक काफी देर हो चुकी थी, उसका बच्चा मर गया। उसी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की बहुत बुरी स्थिति है और मुख्यमंत्री ने केवल एक सोशल मीडिया में एक कमेंट करके कि मुझे दुख है और सारा दोष डॉक्टर और अधिकारियों पर डाल के तीसरी कर ली। ऐसे नहीं चलेगा। इस प्रदेश में आपने ड्रोन सर्विसेज दिखाई थी, बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था, पत्रकारों को लेके गए थे कि ड्रोन से दवाइयां गांव तक पहुंचाई जाएगी। कहां है वो सर्विस? ये घटना एक हृदय विदारक घटना है और इस घटना से न केवल उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का, बल्कि सैनिकों के प्रति जो धामी की जो खोखली घोषणाएं हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं और मैं एक सैनिक पुत्र हूं, इस प्रकार जो सैनिकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का उनका ये जुमला है, ये जुमला भी खोखला साबित होकर आता है। मानते हैं अगर किसी जो जिसमें वो प्रथम बार वहां पर वो ग्वालदम में गए थे, अगर वहां पर उनको व्यवस्था नहीं थी तो बैजनाथ में तो व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, और बैजनाथ में भी व्यवस्था अगर नहीं थी तो कम से कम वहां का स्टाफ अपने गाड़ी से तो उन लोगों को अगले मेडिकल सेंटर तक भेज सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हों और इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। और हमारी सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं
सरकारी कोटे से निकलने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ में अनुबंध किया गया है कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के हॉस्पिटल थे उनमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डॉक्टर नहीं मिलते थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे अनुबंध के चिकित्सक हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ रही हैं और बागेश्वर में जो घटना घटी है उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिया है। लगातार उत्तराखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कई सवाल विपक्षी दलों ने खड़े किए हैं और इस तरीके की तस्वीर भी कई बार विचलित करती है जब किसी मरीज को कंधे पर रखकर कंडी के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए कई मीलों पैदल चलना पड़ता है। लेकिन राज्य बने 25 साल हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का दावा हर बार हर सरकार ने किया है, लेकिन धरातल पर आज भी स्वास्थ्य सेवाएं खुद बेहतर होने के लिए सरकार से स्वास्थ्य की मांग कर रही है। अब ऐसे में धामी सरकार इन स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे पटरी पर लाती है और इस पर स्वास्थ्य मंत्री क्या पहल करते हैं, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में राजेश्वर पैनोली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहन काला प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, पीछे धपलियाल वरिष्ठ नेता यूएसएसएम, कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले राजेश्वर पैनोली जी का रुख कर लेते हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजेश्वर जी, जो तस्वीरें, जो रिपोर्ट आपने हमारे टीवी स्क्रीन पर अभी देखी वो वाकई बहुत परेशान कर देने वाली है। एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे और दूसरी ओर किस तरीके से एक माता पिता, खासतौर पर पिता सेना में है, देश की सेवा कर रहे हैं, हमारी आपकी सेना पर खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं और उनके परिवारों के साथ या किसी के भी साथ ऐसी घटना भला कैसे हो सकती है? अस्पतालों का क्या हाल है, आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ ही लिया होगा। गरिमा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये घटना भी बहुत विचलित करने वाली है। किसी भी आम आदमी को, किसी भी सामान्य आदमी को जिस ढंग से ट्रीट किया गया है उस ढंग से, चाहे मैं बात सिर्फ सैनिक की बात नहीं है, अगर आम आदमी को भी इस ढंग से ट्रीट किया जाता है तो ये बहुत गलत बात है, अनसंवेदनशील बात है। जिस ढंग से कर्मचारी और जिस ढंग से हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि जिस ढंग से उसके पिता भी बोल रहे हैं, उनकी माँ भी बोल रही है बच्चे की, वो सब चीज़ें हम लोगों को बड़ी अंदर तक से झकझोर रही हैं कि हम किस ढंग से अनसंवेदनशील हो गए, हमारे कर्मचारी किस ढंग से अनसंवेदनशील हैं कि एक बच्चे और जिसकी मतलब हर परिवार के किसी भी बच्चे की जान की कीमत कितनी अधिक होती है, हमने उसको देखने की कोशिश नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसका संज्ञान लिया, इमीडिएटली बड़ी जांच की रिपोर्ट के लिए कुमाऊं मंडल के उसको भेजा और साथ साथ जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने भी जो आनन फानन में उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाई गई तो उसका भी संज्ञान लिया और उसके लिए बाकायदे नोटिस इशू कराया कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप कोई भी चीज़ें लीपा पोती उतराओ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से हमें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, हमें माननीय संवेदनाओं को कहीं ना कहीं से जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि यही कर्मचारी हैं, अगर इनके खुद के ऊपर आती है तो कितनी मुश्किल होती है। तब ये कहते हैं कि हमारी जान हो गई, आफत में हो गई, और जब ये किसी और बच्चे के साथ ट्रीट करते हैं तो मुझे लगता है कुछ अनसंवेदनशील की बात ज़्यादा है। हम बात सिर्फ सिस्टम में दो चीज़ों की बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बात जब करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज की बड़ी दिक्कत है। हम उनको या तो प्रॉपर तरीके से संवेदनशील नहीं बना पा रहे या वो उतने जो पिछले कुछ सालों में राजेश्वर जी देखिए संवेदनशीलता व्यक्ति के भीतर, वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का एक विषय है। जैसे यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर इसका एक अलग लेवल हो सकता है, किसी के अंदर हो सकती है, किसी के अंदर नहीं हो सकती है। सरकारों का इससे कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। अगर मेरी ड्यूटी है यहाँ पर आकर डिबेट करने की, आपकी ड्यूटी, आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, आप यहाँ पर आए हैं, आपको पक्ष रखना ही पड़ेगा, यह आपकी ड्यूटी है। इसमें संवेदनशीलता या संवेदनहीनता हो, वो आपका व्यक्तित्व कैसा है दर्शाएगा, लेकिन ड्यूटी से कोई कैसे कोताही बरत सकता है? एम्बुलेंस नहीं है कहीं पर स्ट्रेचर नहीं है, रेफर किया जा रहा है, सीधे सीधे गलती है। कोई संवेदनशीलता, हम ह्यूमन नेचर की बात करने के लिए नहीं बैठे, कोई जगह नहीं है, वो सेकेंडरी है। सबसे पहले तो आप अगर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे ना तो ये सब होगा ही नहीं।
देखिए गरिमा जी, अल्टीमेटली कौन ड्यूटी पूरी करेगा? इंडिविजुअल आदमी पूरी करता है। अगर अनसंवेदनशील है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड कुछ चीजें लेने लग जाता है। सॉरी सर, सॉरी, नहीं, बिल्कुल ये देखिए, ये नैतिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है ना, नैतिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है ना। जरूरत है यहाँ पर ये पकड़ने की कि आखिर आपके डॉक्टर्स, आपके अस्पतालों में ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। निकाल बाहर करिए ऐसे लोगों को, ऐसे डॉक्टर्स को। बिल्कुल, अब निकाल, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने भी लिया और कायदे से देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ कह दें कि यही आदमी है। आप लापरवाही कहीं ना कहीं उसको फिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगा, फिक्स कैसे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ लोगों ने आप सोचिए, एक मामला सामने आ गया, ऐसे कितने मरीज होंगे, ऐसे कितने मरीज होंगे। ये मामला सामने आ गया, न जाने कितने लोग होते होंगे जो जाते होंगे, जिन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता होगा, और अब तक ये बातें छुपी क्यों रही? ठीक है, देखिए, जवाब आपके पास ठीक नहीं है, क्योंकि जो संवेदनशीलता मैं मानती हूँ वो चीजें हैं, लेकिन वो सरकार उस पर बात करे नहीं, आप जिम्मेदारियों पर बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, लौटती हूँ मैं। नहीं, ठीक है, जिम्मेदारी है सरकार की। ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास में। कुलदीप जी हमारे साथ में है। कुलदीप जी, बहुत ही ज़्यादा आपने रिपोर्ट देखी होगी, माता पिता परेशान है, बड़ा स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, किसी के भी साथ ऐसी घटना होगी। हमारे आसपास भी अगर हम ऐसी घटनाएं देख लेते हैं तो शायद मन भावुक हो जाता है, लेकिन वो एक हर किसी का होता है, मेरा भी होगा, आपका भी होगा। लेकिन सर, अगर हम जिम्मेदारी सुनिश्चित करने लग जाए ना, ऐसे लोगों को पकड़कर उन पर एक्शन लेने लग जाए, तो शायद ऐसे मामले नहीं होंगे और रुकेंगे। सरकारों को चाहिए कि कम से कम ऐसी जगहों पर जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लोगों के बिहेवियर पर भी ध्यान रखा जाए, और कौन अपनी ड्यूटी कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पर भी एक्शन लिया जाए। कुलदीप जी। उत्तराखंड में इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस राज्य का निर्माण, उत्तराखंड का निर्माण, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, जो उस समय का एक बड़ा मुद्दा था, इन मुद्दों को लेकर के किया गया था। ठीक है, और आज 25 साल बीतने के बाद अगर हमारे राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, अगर अस्पतालों में डॉक्टरों की स्थितियां ये हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 8 साल से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, और आज यहां पर आकर के भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं अपनी सरकार के पक्ष में कि ह्यूमन रिसोर्सेज, धिक्कार है ऐसे लोगों पर, इनका जमीर कहां है? ये आज का जो विषय है, मुझे उस मासूम का चेहरा बार बार मेरी नजरों के आगे से गुजर रहा है। हम कैसे इतने असंवेदनशील हो सकते हैं राजनीति के क्षेत्र में आकर के कि हमें सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। उत्तराखंड में इतनी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है कि यहां मंत्रियों को, तो मंत्री जी को, धन सिंह रावत को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आज चूंकि वो एक पूर्व सैनिक, एक सैनिक का पुत्र है, तो हम लोगों ने, चूंकि एक वोट की राजनीति का एक हिस्सा होता है सैनिक का होना, तो हमने कहा कि चलो इस पर हम ये राजनीति, ये जांच बैठा देंगे। ठीक है, आप सोचिए कि वो महिला अपने बच्चे को लेकर के, अपने 2-2.5 साल के बच्चे को लेकर के छाती से लगाई कहां दौड़ी होगी। एक बार कल्पना कीजिए, वो कहां से कहां गई? वो ग्वालदम गई, ग्वालदम से बैजनाथ जाती है, बैजनाथ से बागेश्वर जाती है। क्या उसके मन में बीत रही होगी, और क्या वो बच्चा झेल रहा होगा? और डॉक्टर क्या कर रहे हैं हमारे? हम लोगों ने कैसे डॉक्टरों को रखा हुआ है, कैसे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी है? ये सरकार हमने किसके लिए चुनी? क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां नहीं है कि वो जनता के पक्ष में कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी को तय करें, उनको दंडित करें? कितने मामलों में जांच हुई है आज तक, और उन जांचों के क्या परिणाम निकल करके आए हैं? बेहद अफसोस की बात है, पूरी सरकार के लिए धिक्कार की बात है। एक छोटे से नवजात की मृत्यु हो जाती है और हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक दल उसमें राजनीति करते हैं। 8 साल के बाद अगर उत्तराखंड की भाजपा सरकार ये कह रही है हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर। और ये सिर्फ बागेश्वर की घटना नहीं है, ग्वालदम की घटना नहीं है। अभी देहरादून में ही 5 दिन पहले एक महिला ओटी में डेथ हो जाती है, गायनी वार्ड में, कोई जांच नहीं की गई उसकी। देहरादून की प्रिंसिपल, जो खुद गायनी डिपार्टमेंट की हेड हैं, उनके अंडर में एक केस था। सारे डॉक्टर लीपापोती करने में लगे हुए हैं, सारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लीपापोती करने में लगा हुआ है, कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। ये हाल है यहां पर डॉक्टरों के। अभी 3 महीने पहले एक महिला, उसने अपना वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे कि उसके पति को 5 घंटे तक ओटी में बैठा के रखा गया, ऑपरेशन नहीं किया गया, और 5 घंटे के बाद क्या कहा गया कि इनका बीपी हाई है।
और जब उस महिला ने अपने पति से पूछा कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, उसने कहा किसका ब्लड प्रेशर, मेरे तो ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं हुआ है। ये हालत यहां पर देहरादून में है, ये राजधानी में, जहां पर सचिवालय और राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के बीच में मात्र 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। तो जब देहरादून में ये स्थिति है तो बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इनकी स्थिति क्या होगी, इससे समझा जा सकता है। सरकार ने अपने चहेते लोगों को सुगम में ट्रांसफर दे दे करके, नियम विरुद्ध तरीके से सुगम में ट्रांसफर दे दे करके इनकी आदतें इतनी बिगाड़ रखी। कई डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने देहरादून में उनकी जॉब लगी दून मेडिकल कॉलेज में, और यहीं नौकरी कर रहे हैं, और यहीं की तनख्वाह से यहीं जमीन खरीद करके यहीं अपना नया क्लिनिक भी खोल लिया है पैरेलल। और दून अस्पताल में अलग काम चल रहा है, अलग से क्लिनिक और खोला हुआ है, और ऐसे न जाने कितने चिकित्सा के क्षेत्र में ये कालनेमी घूम रहे हैं। सरकार उसमें तो धर्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल बड़े झंडे गाड़ रही है। जरा यहाँ आकर के देखें ना, प्रशासनिक व्यवस्था में कितने कालनेमी हैं, दून अस्पताल में कितने कालनेमी हैं, ऋषिकेश के अस्पताल में कितने हैं, चमोली के अस्पताल में कितने हैं, बागेश्वर के अस्पताल में कितने कालनेमी ऐसे घूम रहे हैं जो डॉक्टर बने हुए हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं इनको सस्पेंड किया जाता? उत्तराखंड से लगभग 750 डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं हमारे पास, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है, और लेकिन हमारे पास भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। अरे तो ये लोग कहां जा रहे हैं भाई, ये डॉक्टर कहां जा रहे हैं डॉक्टर बन करके? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है, जब ऐसे कोई मामले कुलदीप जी सामने आता है उत्तराखंड की, बिल्कुल जब ऐसे कोई मामले सामने आते हैं ना, तो होता क्या है कि चीज़ें फिर कुछ भी प्रस्तुत करने के लिए रख दिया जाता है, जवाब होता नहीं है तो क्या बोला जाए। ठीक है, अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि देखिए ऐसे जवाब बिल्कुल भी तर्क वाले नहीं लगते हैं, और इन जवाबों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि सब कुछ है। कहीं पर भी ये शिकायत नहीं आई माता पिता की, जितनी रिपोर्ट में हमने देखी कि डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर थे लेकिन कोई हंसी ठिठोली में व्यस्त था, कोई फोन चलाने में व्यस्त था, कहीं पर एम्बुलेंस नहीं थी। इन चीजों की कमी आई। डॉक्टर तो हर जगह पर है, और अगर डॉक्टर नहीं है तो इतने बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कैसे हो रहा है? रोजाना हजारों मरीज पहुंच रहे हैं, कैसे आखिर चीजें चल रही हैं? ठीक है, लौटते हैं। मोहन काला जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्या कहना चाहेंगे मोहन जी? जो पूरा मामला सामने आया वाकई बहुत परेशान कर देने वाला है। जो तस्वीरें माता पिता के सामने आई, कोई भी वो हो सकता था, हमारे आपके आस पड़ोस से, हम अपने घर से, हमारे अपने घर का कोई व्यक्ति हो सकता था। हम अस्पताल जाएं, अगर इस तरीके का रवैया अपनाया जाए तो वाकई बहुत शर्मनाक है। अनम्यूट कीजिए मोहन जी। मोहन जी अनम्यूट कीजिए। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बहुत ही दुख का विषय है कि एक 1.5 साल के मासूम की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है लापरवाही में और रेफर सेंटरों के चक्कर में कि उस बच्चे को जो है जिस तरीके से आज पूरे पहाड़ ही नहीं, अगर हम देहरादून के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें, अगर हम हल्द्वानी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, श्रीनगर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जिस तरीके से आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है अस्पतालों को जिस तरीके से रेफर सेंटर का जो खेल इस प्रदेश में चल रहा है, ये वाकई में अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। अभी जिस तरीके से हमारे जो पत्रकार साथी हैं राणा जी जो चिंता व्यक्त कर रहे थे, निश्चित तौर पर वाकई में अभी हाल ही में जिस तरीके से देहरादून, अगर मैं दून मेडिकल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे मैं कोरोनेशन जिला अस्पताल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर आप वहां निरीक्षण करने जाएंगी गरिमा जी, तो इस तरह की खामियां, आपको हजारों खामियां इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। अभी आपने कहा कि डॉक्टर तो हैं, ये बात आप कह रहे हैं कि डॉक्टर तो है, पर पहाड़ों में जो परिस्थितियां हैं, जो शहरों में परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है कि यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर, जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की 80% से ज्यादा जो है वहाँ विशेषज्ञों की कमी है। डॉक्टर तो हैं
कहीं ना कहीं जूनियरों के कंधों पर जो है भार सौंप कर, सीनियर डॉक्टर वहां पर है नहीं तो जूनियरों को जो है जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, वहां विशेषज्ञ है नहीं। और कितना दुख का विषय है, बात यहाँ ये नहीं कि वो सैनिक का बेटा था, यहाँ पर आम जनमानस का बेटा भी हो सकता है। और जिस तरीके से प्रदेश में लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले दिनेश चंद जी का बेटा, उनको भी रेफर कर दिया जाता है, उनके बेटे की जान चली जाती है। अभी हमने देखा विकास नगर के अंदर जिस तरीके से गर्भवती की जान, जच्चा और बच्चा की जान चली जाती है। हमने देहरादून के दून अस्पताल में देखा किस तरीके से गर्भवती महिला जो है लिफ्ट में प्रसव होती है और प्रसव हो जाने के बाद बच्चे की मौत हो जाती है। हमने लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेशों में, हमने चंपावत में देखा, हमने टनकपुर में देखा, हम हल्द्वानी के रूप में देख रहे हैं, हम श्रीनगर के रूप में देख रहे हैं, हम पौड़ी के रूप में देख रहे हैं। लगातार डॉक्टरों की भारी कमी के चलते, और सरकार, मैं समझता हूं क्योंकि जो जिम्मेदारी सरकार को समझनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि सरकार सत्ता के नशे में कहीं ना कहीं पल्ला का विषय कि जो सैनिक रक्षा और रक्षा करने का की हम जो है रक्षा नहीं कर पाए, उसके जान की हम रक्षा नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं किया ग्वालधाम से आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आपकी बात निकल कर आ रही। ठीक है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही। वापस लौटेंगे आपके पास में। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। देवचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? एक सैनिक का बेटा, हालांकि कहीं पर भी ये चीजें इसलिए उठा दी गई, सैनिक का बेटा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी कुलदीप जी ने कहा ना कि एक वोट बैंक होता है, लेकिन किसी का भी बेटा हो, ये मामला तो उजागर हो गया। न जाने कितने रोजाना ऐसे मामले होते होंगे जो सामने आते ही नहीं होंगे और माता पिता ऐसे ही रोते बिलखते रह जाते होंगे। क्यों आखिर ऐसी व्यवस्थाएं हैं? सारी चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास होता है। नेता नगरी की बात कर लें तो नेता सब चीजों को ठीक करते हैं, लेकिन कभी भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन मूल जरूरतों की ओर किसी का रुख, किसी की नजर होती ही नहीं है। गरिमा जी, बार बार सैनिक का बेटा इसलिए कहा जा रहा है कि एक सैनिक जो अपने पूरे परिवार को चिंता बगैर देश की सेवा में खड़ा है, अगर उसके मन में थोड़ा भी पीछे परिवार की सोचेगा तो वो देश की सेवा पे अपने सक्रिय और अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा। इसलिए बार बार सेना का बेटा कहा जा रहा है। और उसके अपने वक्तव्य में भी जब थे तो उसको देख करके हमारा तो हृदय टूट गया। मैं भी एक सैनिक हूँ और हमारे आंसू तो नहीं आ सकते जो घड़ियाली नेता निकाल देते हैं, लेकिन हम कितने उस घटना से दुखी हैं ये हमारी आत्मा जानती है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा आपका टाइम लूंगा और मैं आज अपने पैनलिस्ट जी से थोड़ा 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन ही पूछता हूं, मैं इनको ज्यादा उनमें वो चाहता हूं कि अगली बार इसका डाटा लेकर आए, ताकि हमको ये बार बार जो इनके प्रवक्ताओं ने हमको चैनलों पर बोला कि तुमको पता नहीं है, तुम राजनीति करते हो, तुम झूठ बोलते हो, हमारे सारा जगह चौक चौबंद है। मैं राणा जी का धन्यवाद करता हूं कि राणा जी आप जैसे पत्रकार होंगे तो निस्संदेह 25 साल इंतजार नहीं करना था हमने। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ऐसी बात हो गई है कि हम लोग गलतियां नहीं देख पाते हैं तब बड़ी विडंबना होती है। तो पैनल जी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि पूरे उत्तराखंड में कितने आपके जो स्वास्थ्य केंद्र है, मैं बड़े स्वास्थ्य केंद्र है ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये आप अपने आप बताना। मैं ये कह रहा हूँ कि किन किन स्वास्थ्य केंद्रों में अभी तक डॉक्टर नहीं है, आपके पास डाटा जरूर होगा, आप इस बात को कर सकते हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितनी 108 गाड़ियां हैं और उनका संचालन की व्यवस्था क्या है वो आप मुझे जरूर बताएंगे। दूसरा, आप मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बार बार बोलते हैं कि रोजगार बोलते हैं, अभी हमने 65 डॉक्टर भेजे हैं। मैं उन नए 65 डॉक्टरों की नियुक्तियों की जानकारी जानना चाहूंगा। और अब मैं आखिरी में एक सवाल में यह जानना चाह रहा हूं कि आप बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि हम जांच बिठाएंगे, जांच बिठा करके एक कर्मचारी जिसको 25,000 रुपए या 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है उस पर दोष मढ़ करके आप अपना सिर का नवाला हटा देंगे। मैं तो मैं गरिमा जी, मैं तो सीधा मुझे नहीं है डर, मुझे जेल भेज दो। मेरी दृष्टि में इसमें स्वास्थ्य मंत्री सबसे बड़ा दोषी हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर जो जांच अब करना चाह रहे हैं ये पहले नहीं करी। इसके बड़े दोषी हमारे देश के प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने कभी स्वास्थ्य मंत्री को इस बात के लिए नहीं कहा कि आप काम करो। क्यों? यहाँ पर मंत्री हमारे मुख्य पर हावी हैं, वो काम नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमारे प्रवक्ताओं ने, खासतौर पर बीजेपी के, उन्होंने उनको बचाने के लिए हमको उल्टा पुल्टा बोला, कभी देशद्रोही बोला, कभी कुछ बोला। अगर हमने इनकी बड़ाई नहीं करी तो हम प्रदेश विरोधी भी हैं। अब मैं ये सब चीज इसलिए कह रहा हूँ कि ये 25 साल हो गए, सिर्फ बीजेपी ही नहीं,
इसमें कांग्रेस भी है जिन्होंने इस पुख्ता लाइन, क्योंकि बीजेपी ने नया कुछ नहीं किया, सिर्फ पोस्टरबाजी किया है। पर कांग्रेस का भी इसमें दोष है कि कांग्रेस ने भी कभी भी पहाड़ के ऊपर मुड़कर नहीं देखा। और आज अगर पलायन की स्थिति है तो यही 4-5 दुखड़े हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे यातायात के संसाधन। जिस दिन यहाँ पर ये मुखर हो जाएंगे उस दिन पलायन बिल्कुल रुकना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे रिवर्स भी हो जाएगा। गर्मा जी, मैं देखिए बहुत सारी समस्याएं उत्तराखंड के, आपने बिल्कुल जल्दी से कंप्लीट। कम आपके पूछे हुए सवालों का कोई सही जवाब दे, हम यही देखना चाहते हैं। कोई जवाब ही नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ा क्या जवाब हो सकता है। अगर वाकई थोड़ी बहुत भी किसी में शर्म या संवेदनशीलता की ही हम बात कर लें, जिसका जिक्र सबसे पहले राजेश्वर जी ने किया था, रह गया हो तो शायद इन चीज़ों को, इन तस्वीरों को देखने के बाद इंसान जो सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। थपलियाल साहब हमारे साथ में, स्वागत सर आपका भी। थपलियाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हम देखते हैं सारी चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास होता है, एक देश एक चुनाव की बात होती है, लोगों को चुनाव होता है तो कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन नेताओं से सिर्फ चुनाव की ही चिंता की उम्मीद जताई जा सकती है। कभी ये नहीं हुआ कि एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए, कभी ये नहीं हुआ कि एक देश एक तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। कभी आपने किसी के मुंह से गलती से भी इस तरीके की बातें सुनी है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन जहां तक जो आज का विषय है उस विषय पे अगर मैं आता हूं तो हम जब से राज्य बनने में सबसे पहले चुनी हुई सरकार कांग्रेस की आई और अनुभवी मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की आई और उन्होंने औद्योगिकरण पे ध्यान दिया, उन्होंने लाल बत्तियों पे ध्यान दिया, पर निश्चित रूप से वे स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाए, ये हमने देखा है। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक अनुभवी जनरल ने कुर्सी संभाली और उस व्यक्ति ने इस तरफ सोचा और उसने श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की उनके काल में। और उस श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एक सिस्टम निकाला था कि अगर कोई लड़का यहाँ पे पहाड़ में 5 साल सर्विसेज देगा डॉक्टर करने के बाद, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कराया जाएगा, उसको डॉक्टरी कराई जाएगी, एमबीबीएस कराया जाएगा। बहुत अच्छी योजना उन्होंने बाकायदा उनसे अंडरटेकिंग भी ली। और इसके बावजूद भी वो जो लोग एफिडेविट करके जिन्होंने कस्में खाई थी जिन डॉक्टरों ने, वे जैसे ही डॉक्टर बने उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। सरकारें इसलिए बेचारा मुख्यमंत्री जो इतना विजनरी था उसको लमड़ा के माफियों का राज उत्तराखंड की धरती पर हुआ और माफियों के राज ने उत्तराखंड को चौराहे में खड़ा कर दिया। अब उसके बाद लोगों की नहीं चली, ना नेताओं की चली। अगर एम्स हॉस्पिटल आज गैरसैंण में बनाया गया होता तो शायद है कि पहाड़ स्वास्थ्य के बारे में नहीं चिल्लाता। लेकिन एम्स को बनते हुए हमने देखा, उन्होंने देखा, इन्होंने जितने हम बैठे हुए हैं हम सब अपराधी हैं। हमने एम्स को ऋषिकेश में बनने दिया, ये हमारा अपराध है। हमने जिस तरह से हम बोलते गैरसैंण राजधानी, हमने राजधानी को देहरादून में बनने दिया, ये हमारी गलती है। हम लोग भी वैसे ही अपराधी हैं जैसे कांग्रेस और भाजपा। आज जो भौगोलिक स्थिति है पहाड़ की, पूरा पहाड़ खाली हो चुका है और खाली होते पहाड़ में मेडिकल सुविधाएं देना आसान नहीं है। एक डॉक्टर कब एक मरीज के लिए बैठा रहेगा? लेकिन इन स्थितियों को भांपते हुए हमने देखा कि अगर हम इस सिस्टम को समझें, अगर हमारे पास विजनरी नेता होते, आज हमारे पास नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है मैडम। जो प्रधान बनने लायक नहीं था वो बड़ी बड़ी गद्दी संभाल कर दिल्ली की तरफ उन नेताओं का काम कर रहे हैं, इस राज्य को बेचने का काम कर रहे हैं, माफियों के साथ धन कमाई का काम कर रहे हैं और उस धन के बूते वोट लेकर सत्तासीन रहते हैं। इस राजनीति को चुनौती देना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है। ये जो बिलाप चल रहा है यहाँ पे मेडिकल में, क्योंकि ये बिलाप कई उदाहरण हम दे सकते हैं। हाल में ये कर्नल प्रधान बन गया, उसके पहले सिर में ओले पड़े, एक बूढ़े को कंधे में ला के वो भी घूमता रहा, फाइनली उसको देहरादून लाना पड़ा।
पहाड़ की ये स्थिति है कि हम नहीं, जब पहाड़ 90 के की दशक स्थितियां में तो थे, बहुत खराब हैं। जब मैदानी इलाकों के ये हालात हैं, अभी कुलदीप जी ने कहा ना, तो पहाड़ की तो मतलब कल्पना कर पाना ही मुश्किल है। चाहता हूं मैडम, एक विजन हमें दिया था केजरीवाल ने, लेकिन इसकी इस राजनीति ने उसको खलनायक बना दिया। अगर मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में अपनाया जाता तो ये चीजें नहीं होती जो आज हम देखने वो को एक मिल अलग रहा है। कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन पहले कम से कम जो अस्पताल चल रहे हैं उन अस्पतालों में सरकारी सुविधाएं जहां पर मिल रही हैं वहां पर तो चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन वहां पर भी भ्रष्टाचार, निजीकरण चालू हो गया है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। कुलदीप जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। कुलदीप जी, देखिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं और ऐसा नहीं है कि ये एक रिपोर्ट देखकर हम आप परेशान हो रहे हैं तो कुछ ये इकलौता या नया मामला है। ऐसे हर रोज मामले सामने आते हैं, बस शायद हम तक नहीं पहुंच पाते, हर एक मामला मीडिया में नहीं आ पाता है और बावजूद इसके किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात से जरूर सहमत होंगी राजेश्वर जी की, उन्होंने भले कोई बात जवाब में कोई अच्छा जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि हाँ, संवेदनशीलता जो है वो वाकई रह ही नहीं गई है। अस्पतालों में डॉक्टर्स के भीतर भी ऐसा लग रहा है सिर्फ पैसे कमाने का एक धंधा बन गया है। कुलदीप जी, क्यों आखिर इतनी संवेदनशीलता नहीं रह गई लोगों में? क्यों इतनी संवेदनहीनता दिखाई जाती जब लोग पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए? एक मासूम बच्चे के साथ इस तरीके से वो 5 अस्पतालों में रेफर किया गया। देखिए गरिमा, अगर सिस्टम संवेदनशील नहीं है तो लोकतंत्र में हमने सरकारें किसके लिए चुनी है? लोकतंत्र में हमने जनप्रतिनिधि किसके लिए चुने हैं और किस लिए चुने हैं? ये हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व क्या होता है? हमारे मंत्री जो शपथ लेते हैं संविधान की, उनके दायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं? क्या सिर्फ चुनाव जीतना, चुनावी भाषणबाजी करना, रील बना करके और झूठे वादे करके फेसबुक में डाल देना, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देना? अगर किसी अस्पताल का कोई कर्मचारी, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई फार्मासिस्ट, कोई पैरामेडिकल स्टाफ अगर संवेदनशील नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का सीएमएस क्या कर रहा है, सीएमओ क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री क्या कर रहे हैं, उस जिले के विधायक क्या कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो बात पहले भी कही थी कि भाई निकाल बाहर करिए ऐसे लोगों को। है हाँ, ठीक, निकाल बाहर नहीं करना है, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट कैंसिल होने चाहिए, ऐसे लोगों की प्रैक्टिस पर पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए, चिकित्सा को जॉब नहीं कहा जाता है, डॉक्टर की जॉब नहीं होती है, चिकित्सा सेवा कहा गया है। आप समझिए इस बात को। सरकार में जो नौकरियां हैं, सारी नौकरियां जितने भी जो उसमें रोजगार हैं, वो सबके सब नौकरी में नहीं आते हैं, जॉब की श्रेणी में नहीं आते हैं, सेवा की श्रेणी में आते हैं। और जिस जॉब के साथ सेवा का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है डॉक्टर्स को। वैसे भी हम लोग कितना कुछ कहते हैं तो क्या, बिल्कुल, वो क्या ओथ लेता है? व्हाइट कोट सेरेमनी होती है ना मेडिकल कॉलेज में, एक ओथ लेते हैं ना डॉक्टर एमबीबीएस करते हुए। क्या ओथ होती है वो? क्या शपथ लेते हैं वो अपने पेशेंट के प्रति? ठीक। और जब सरकारों का गठन होता है तब मंत्री क्या शपथ लेता है? मैं भेदभाव छोड़ करके जनता की वो करूंगा, समभाव रखूंगा। आज देखिए, मैं आपको उत्तराखंड की कुछ चीजें, भूमिका स्थलीय चीजें बता रहा हूं। चमोली जिला, जहां के ये सैनिक हैं, इनका परिवार है, ठीक, बिल्कुल सही बात कही उत्तराखंडी जी ने कि वो सैनिक है, वो सीमाओं पर दुश्मन की गोलियों का सामना करता है अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए, ताकि देशवासी सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। और उसके अपने राज्य में, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में उसका बच्चा सुरक्षित नहीं रह पाता है। उसके अगर उसकी सीमा पर उसकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसके परिवार की सुरक्षा कर सकें। बिल्कुल। अभी 4 दिन पहले हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। हमारी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की सैनिकों के लिए, होनी चाहिए, क्योंकि सैनिकों का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, ठीक है। लेकिन ये घोषणाएं सिर्फ राजनीति के लिए है क्या? धरातल पर सैनिकों का हाल क्या हो रहा है? हमारे कितने सैनिक हैं जो सचिवालय आ सकते हैं, मंत्रियों से सीधे आकर के अपनी बात कह सकते हैं, सचिव से सीधे आकर के अपनी बात कह सकते हैं? क्या हमने ऐसी कोई व्यवस्था की है? उस सैनिक के बच्चे के, अगर वो वहां नहीं था
तो क्या उस जिला अस्पताल की, उस अस्पताल के डॉक्टर्स की नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक तो छोड़िए, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि वो उसके लिए वो व्यवस्था करके दे? चाहे उसके लिए उसको जिलाधिकारी को फोन करना पड़ता, वो कर सकता था, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमने जिन लोगों का चयन किया है ना, वो चयन हमने इसलिए नहीं किया कि आप हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे। हमने चयन इसलिए किया है कि आप हमारी विधानसभाओं को सुदृढ़ करेंगे ताकि हम चुनाव जीत सकें। ठीक, अभी उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल ऐसी है। कितना छोटा राज्य है, 13 जिले हैं मात्र। 13 जिले में 5 मेडिकल कॉलेज हैं जो अभी रन कर रहे हैं, 2 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, 7, ये तो राजकीय हो गए। उसके अलावा एम्स यहाँ पर है, उसके अलावा जॉलीग्रांट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, सुभारती मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि चमोली जिले की अगर हम बात करें, भौगोलिक रूप से चमोली जिले का जो क्षेत्रफल है, उसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये तीनों जिले समा सकते हैं। आप सोचिए, मैदान के तीनों जिले उस चमोली, इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल है, और वहां की स्थिति क्या है? उसमें चमोली जिले में मात्र 4 CHC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और 18 PHC हैं। जो आकार में इतना बड़ा है, ठीक, वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति क्या है? और वहां पर भी चीजें अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि उन 4 जगहों पर भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बिल्कुल। आप देखिए गरिमा, हमारी सरकारें बड़े उससे कहती हैं कि हमने फलानी नगर पालिका को अपग्रेड करके नगर निगम बना दिया, हमने नगर पंचायत को अपग्रेड किया, हमने संविधान संशोधन किया, व्यवस्था संशोधन किया, हम विधेयक लेकर के आए, हमने उसे नगर पालिका बना दिया, नगर पंचायत को अपग्रेड कर दिया, ठीक है, हमने क्षेत्र शहरीकरण का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। जब आप यहाँ विधानसभा में संशोधन कर सकते हैं, विधेयक ला सकते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए CHC और PHC की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं? हमारे मंत्रियों के साथ 3-3 गाड़ियां चलती हैं। हर साल अधिकारियों के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं। परिवहन विभाग ने एक बड़ी लिस्ट बना रखी है, इतने लाख की गाड़ी इस अधिकारी के लिए, इतने लाख की गाड़ी इस अधिकारी के लिए। और एम्बुलेंस कितनी खरीदी जाती हैं? अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि पिछले 8 साल में उत्तराखंड में कितनी एम्बुलेंस खरीदी गई, वो बताएं जरा जनता को। और कितनी एम्बुलेंस ऐसी हैं जो जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित हैं? गरिमा जी, देहरादून, आज की मैं बात बता रहा हूं, मेरे पिता को अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है। उनको श्वास के लिए एक जो पफ आता है वो लेना पड़ता है। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में पिछले महीने जो दवाई आई थी, उसकी एक्सपायरी डेट 31 जुलाई थी, वो खत्म हो चुकी है। मैं 3 दिन से दून अस्पताल के चक्कर लगा रहा हूं, मैं पत्रकार हूं देहरादून में, मैं 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूं, दवाई नहीं है। आज भी गया था, दवाई नहीं है। मैंने पूछा दवाई क्यों नहीं आई, कि साहब हमने तो कहा है लेकिन दवाई की खरीद नहीं हुई है। अस्थमा के मरीज हैं मेरे पिता, बिल्कुल जीवन रक्षक औषधि में गिनी जाती है और खरीद नहीं हुई है। ये हाल है। और मंत्री जी कहाँ हैं हमारे? उत्तराखंड का स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? बात तो ये होती है ना कि जब इन मंत्रियों को भी कभी कर्नाटक में होते हैं, कभी वो विदेश होते हैं। और दूसरी बात, कभी आपने नहीं सुना होगा ना कि आपके अपने प्रदेश में बड़े बड़े अस्पतालों में भी, किसी भी सरकारी अस्पताल में कभी किसी नेता को इलाज कराते जाते आपने नहीं सुना होगा। हमेशा आप खुद देखिए ना, कितनी सारी तस्वीरें सामने आती, कितनी बार खबरें आती कि भाई नेता जो है वो भी अस्पतालों में नहीं जाते, विदेशों में जाकर इलाज कराते। तो वो इसी वजह से ना, क्योंकि सच उनको पता है कि स्थितियां उन्होंने क्या कर रखी है अस्पतालों की। यही वजह है कि कोई अस्पताल का रुख नहीं करना चाहता। ठीक है सर, लौटाइए आपके पास में। हाँ, जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए। होगा आपको ये जान करके कि उत्तराखंड की चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशक जो हैं, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो निजी अस्पताल में एडमिट हुई थी। और वही चीज उत्तराखंड से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बड़े बड़े नेता अस्पताल में जाकर के देख के आते हैं और फिर सोशल मीडिया पे फोटो लगाते हैं और फिर वहीं से मामला उठा था। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। मोहन काला जी कुछ कह रहे थे। मोहन जी, कैसे सुधरेंगी चीजें, आखिर क्या उम्मीद की जाए? आखिरी प्रतिक्रिया हम राजेश्वर जी से लेंगे, पहले मोहन जी बोलिए। देखिए गरिमा जी, जैसा आपने कहा, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय। और वाकई में जब जिस प्रदेश
देश के नेताओं को बड़े देशों में और दूसरी दिल्लियों पर जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जिस तरीके से स्वास्थ्य सचेत नहीं दिखाई देंगे, कभी आपको गंभीर अवस्था में नहीं दिखाई देते हैं। और इस प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस तरीके से भगवान भरोसे चल रही है, चाहे मैं आपसे एम्बुलेंस के विषय में बात करूं, चाहे मैं आपसे डॉक्टर के विषय में बात करूं, चाहे मैं आपसे स्टाफ के विषय में बात करूं, चाहे मैं आपसे नर्सेस के विषय में बात करूं, बिल्कुल तरीके से जो है व्यवस्था जो है पटरी पर नहीं है, चरमराई व्यवस्था है। और ये एक पहला मामला नहीं है। मोहन जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से अभी आप ही ने कहा कि ये मामला सामने बिल्कुल नहीं, देखिए ये आप लोग भी सहमत होंगे कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे रोज मामले आते हैं। बस होता क्या है कि कभी कभी चीजें सामने आ जाती हैं मीडिया के माध्यम से, तब उन पर चर्चा होती है। लेकिन उम्मीद देख के हम यही रखते हैं ना कि कम से कम जो सामने आ रहा है उससे ही सीख ली जाए, उससे ही थोड़ी शर्म की जाए, तो स्थितियों को बेहतर किया जाए। जल्दी से देवचंद जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या उम्मीद है? मोहन जी, देवचंद जी को सुन लेते हैं। मेरा ये है कि पैनल जी ने बोला जांच होगी, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आगे आकर ये नहीं बोलते हैं कि हमारी भी गलती, अगर अपने आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ सैनिक होने के नाते और एक उत्तराखंड माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी हो इलाज पूरा मिलना चाहिए, कम से कम ये मूल सुविधाएं हैं। ठीक है, ठीक है। थपलियाल जी का छोटा सा रिएक्शन। थपलियाल जी, उसके बाद राजेश्वर जी के पास चलते हैं। हाँ, देखो, सिस्टम फेल है। आज की तारीख में उत्तराखंड मेडिकल का हब है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाज कराने उत्तराखंड में आ रहा है, लेकिन उत्तराखंड वासियों की हालत बेबस हो रही है। ये चिंता का विषय है। और सिस्टम को किस तरह से सेक्टरों में आ रहा है। यस, लेकिन सरकारी सिस्टम जब खत्म है तो वो प्राइवेट सेक्टरों में। ठीक है, जल्दी से आप राजेश्वर जी से आखिरी रिएक्शन लेंगे हम। उम्मीद बड़ा धंधा है आयुष्मान योजना, आपको नहीं मालूम? 5 लाख कुछ भी नहीं, उसमें भी अलग अलग जगहों पर फ्रॉड सामने आया। ठीक है, देखिए वक्त कम है। राजेश्वर जी से हम आखिरी रिएक्शन लेते हैं। मोहन जी, राजेश्वर जी से जवाब लेते हैं। राजेश्वर जी, देखिए उम्मीद यही है कि चीजें बेहतर होंगी। हर बार इसी उम्मीद के साथ हम सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन चीजें बेहतर नहीं हो रही है बार बार। किया जा रहा है। ठीक है मोहन जी, अब राजेश्वर जी को सुन लीजिए प्लीज। सर राजेश्वर जी, आप बोलिए। देवखंड उत्तराखंडी जी का कुछ था कि सिर्फ जांच होगी, ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ जांच होगी, सख्त से सख्त जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्या उसके बाद ऐसा नहीं होगा, ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी सुनिश्चित करना जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार के पास जो पैटर्न है, जो तरीके हैं, जो लीगली किए जा सकते हैं, वो 100% फॉलो किए जाएंगे। हम उसकी बात करें, हम इमोशनली चीज़ों पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इमोशनली चीज़ों को जिस ढंग से इन्वॉल्व हैं, जिस ढंग से मैं अपने बाकी प्रवक्ताओं की और पत्रकार महोदय की बात सुन रहा था, हम इमोशनली ज्यादा चीजें बताने लग जाते हैं। ये चीजें नहीं, हम ये सर, नहीं ये चीजें होती हैं। अभी आप पहला जवाब इमोशनली ही कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे अपने पहले जवाब में कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी होती है, संवेदनहीनता, सारे शब्द आपने इस्तेमाल किए थे। अब आप कह रहे हैं कि लोग इमोशनली इन्वॉल्व हैं। हम संवेदनशीलता किसमें नहीं रह गई? इन जनरल जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनमें संवेदनशीलता का अभाव है। हाँ, तो वहां पर भी इमोशंस आए ना, वहां पर इमोशंस मर चुके हैं। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि बाकी आम जनता और बाकी के लोगों के भी इमोशंस मर जाए? ये संभव नहीं है सर। देखिए, उम्मीद ये है कि आप चीजों को बेहतर करेंगे और प्रदेश में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कम से कम दे सकेंगे। जो मूल वादे आप लोग चुनावों के समय पर जनता से करते हैं ना, उनको पूरा कीजिए ताकि लोग कम से कम सुकून से रह सके और उन्हें सही इलाज मिल सके। शुक्रिया आपका ना, आपने जो जवाब दिया और आपने ये जो बात कही ना कि इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है, बिल्कुल शर्मनाक है सर। जिसके अंदर भाव होंगे वो इमोशनली इन्वॉल्व होगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का। वक्त बहुत कम है हमारे साथ में। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम बातचीत के लिए। तो प्रदेश में जो घटना सामने आई वाकई शर्मनाक है। एक सैनिक का बेटा किस कदर सिस्टम की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा बैठा। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अस्पतालों में गया, लेकिन कहीं पर भी उत्तम उपचार न मिलने के चलते उसकी जान चली गई है। उम्मीद है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।